जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था मुझे वीडियो बनाए हुए। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं था फ्रेंड्स, बट आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट हम लोगों ने कवर किया है। इसी बीच आप लोगों का कुछ कमेंट भी आया था कि सर S1 का जो बचा हुआ यूनिट है उसको कवर किया जाए। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि S1 जो है हमारा 70 मार्क्स का है, तो बहुत ज्यादा मायने रखता है ये मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को आगे लेते हुए हम लोग आज S1 का जो यूनिट 2 है, हम लोग यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2, S1 का यूनिट 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। जो यूनिट 2 है वो है हमारा फ्रेंड्स शिक्षा के समकालीन मुद्दे। आप सब देख सकते हैं हमारा जो आज का यूनिट 2 है वह क्या है, शिक्षा के समकालीन मुद्दे। समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस टॉपिक की, इस यूनिट की, तो इसमें हम लोग वैसे एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैसे एजुकेशन के बारे में जानकारी लेंगे जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए। ठीक है, वही है हमारा समकालीन मुद्दा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी घटना या कोई भी चीज जब सर्वव्यापी हो जाती है या सार्वजनिक हो जाती है, वही क्या कहलाता है, तो समकालीन मुद्दा कहलाता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, अभी जो हमारा कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रहा है, ये क्या है, सर्वव्यापी हो गया, ये सार्वजनिक हो गया है क्योंकि ये पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है और सबको प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार जो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, उसको हर बालक तक, हर बालिका तक, हर घर घर तक पहुंचाना ही क्या है, आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो शिक्षा के समकालीन मुद्दे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग फ्रेंड्स टोटल आज 6 टॉपिक कवर करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो वो है हमारा आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। अगर अंग्रेजी की बात करें तो आधुनिकीकरण को अंग्रेजी में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। आप सभी लोग इस वर्ड से, इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। आप सभी जान रहे हैं हम लोग क्या हो रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं। अर्थात हम लोग जो है नए नए तकनीक को अपना रहे हैं, जो भी नए नए वैज्ञानिक तकनीक आ रहा है, जो नए टेक्निकल चीजें आ रही है, हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अपने समाज में प्रयोग कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसरित है, हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है। फ्रेंड्स, अगर शिक्षा की बात करें तो आधुनिकीकरण क्या है, तो आधुनिकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक तकनीक या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है और अपने जीवन को क्या करता है, सरल बनाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिकीकरण। वहीं पे आइजनस्टीन के अनुसार आधुनिकीकरण क्या है, तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक तर्क है या वैज्ञानिक विधि है जो क्या करता है, तो समाज में जो भी नॉलेज, जो भी इसका ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करता है, जिससे जो समाज के व्यक्ति हैं उनका जो जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टाइल है वो काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति अच्छे से कंफर्ट के साथ अपने जीवन को जी पाता है। वही क्या कहलाता है, तो आधुनिकीकरण। वही फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे अलातास। अलातास का कहना था फ्रेंड्स कि जो आधुनिकीकरण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रसार होता है। साथ ही साथ उस ज्ञान का प्रयोग कर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से जीता है तथा व्यक्ति जो है समाज में अच्छाई की तरफ हमेशा क्या होता है, अग्रसरित होता है। तो ये उनका स्टेटमेंट था आधुनिकीकरण को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दूसरा, वो है आधुनिकीकरण की विशेषताएं, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के। तो आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आधुनिकीकरण की विशेषताएं में कि जो भी परिवर्तन है, इसमें जो भी परिवर्तन होता है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्थात जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हर गांव में, हर शहर में ये चल रहा है। अर्थात यह एक कैसी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात कर ले तो फ्रेंड्स ये सभी जगह पे चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात आप इसको गांव कस्बों में देख सकते हैं, आप इसको शहर में देख सकते हैं, मतलब ये हर जगह पर आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। अर्थात ये कैसी प्रक्रिया है, तो सभी जगह चलने वाली प्रक्रिया है। अगर अगले विशेषता की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आत्मा कही जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसका आत्मा का निवास होता है। जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो यहीं से आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं तो इसमें हमेशा नए ज्ञान का अनुभव होता है, व्यक्ति नया नया चीज सीखता है, नया नया चीज एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा व्यक्ति जो है नए ज्ञान का सृजन करता है, नए नए क्रिएटिविटी उसके माइंड में आता है। ये सब क्या है, तो आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं।
आगे बात कर लेते फ्रेंड्स आधुनिकीकरण का प्रभाव, यानी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। तो फ्रेंड्स प्रभाव जो दो प्रकार का हो सकता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, दो प्रकार से प्रभाव हो सकता है। सकारात्मक की बात करें तो हमारे जो भी गृह उद्योग है या जो भी हमारे कृषि है, जो भी किसान है, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुए और बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है, क्योंकि उनको नई नई टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अर्थात बोल सकते हैं कि जो गृह उद्योग है या जो कृषि उद्योग है वो हमेशा वो आधुनिकीकरण के कारण क्या है तो आगे की ओर अग्रसर है, उन्नति की ओर अग्रसर है। वही नकारात्मक पक्ष की बात करें इसके प्रभाव में तो फ्रेंड्स बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के दौर में कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन है इसके कारण जो बेरोजगारी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो काम पहले 10 आदमी मिलकर करते थे आज एक मशीन कर दे रहा है एक व्यक्ति के माध्यम से। तो कहने के 9 व्यक्ति यहाँ पे बेरोजगार हो गए, यानी कि बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है इसके कारण। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो बाह्य संपर्क आसान हो गया, यानी कि इस मॉडर्नाइजेशन के कारण जो भी टेक्नोलॉजी अभी हमारे सामने आई है इससे हम लोग कहीं भी घर बैठे संपर्क कर पा रहे हैं, आसानी से बात कर पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं, डाटा शेयर कर पा रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, सामान मंगा ले रहे हैं घर बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ जो बाह्य संपर्क है वो बहुत आसान हो गया। अभी इस कोरोना पेंडेमिक में आप सभी देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद है, फिर भी हमारे बच्चे घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं। ये सब क्या है तो आधुनिकीकरण का प्रभाव ही तो है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं तो औपचारिकता में बहुत ज्यादा वृद्धि आ गई है। इसके अलावा स्त्रियों की स्थितियों में परिवर्तन आया। फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण उसमें 4 चांद लगा दे रहा है। जो भी आज के डेट में जो भी लेडीज है, जो भी विमेन है, जो भी औरत है या जो भी महिलाएं हैं, इस आधुनिकीकरण के कारण क्या हो रहा है आज वो भी मार्केट में खुल के जा पा रही हैं, या जो भी उनका हक है वो प्राप्त कर पा रही है, जो भी वो करना चाहती है, जो भी उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पा रही है। तो उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते तो नगरीकरण भी हुआ है। इसके वजह मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हुआ है जो भी छोटे छोटे गाँव थे आज के डेट में वो डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, हर जगह हर व्यवस्था दी जा रही है। तो नगरीकरण भी इसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आज के डेट में शादी.com हो गया या जो भी मैट्रिमोनियल आपका चल रहा है, घर बैठे आप लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले रहा है, घर बैठे अपने जो लाइफ पार्टनर उसको फाइंड कर ले रहा है और शादी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी व्यवहारिक संस्थान है उसमें भी इसमें परिवर्तन हुआ है। ये सब आधुनिकीकरण के प्रभाव हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स भारत का आधुनिकीकरण। अभी तक हम लोगों ने समझा आधुनिकीकरण, अब बात कर लेते हैं कि भारत का आधुनिकीकरण क्या है। फ्रेंड्स बात करते हैं भारत का आधुनिकीकरण तो फ्रेंड जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ वहां पे जो सबसे पहले आने वाले जो विदेशी थे वो यूरोप के थे, यानी कि यूरोपीय जातियों के जैसा ही आगमन हुआ भारत में आधुनिकीकरण का भी पदार्पण उन्हीं के साथ हुआ था। उन यूरोपीय जातियों के आने के कारण जो अंग्रेज आए उन्होंने जो भी शिक्षा दीक्षा का जो कार्य था वो अपने हाथों में लिया। साथ ही साथ जो भी भारत के लोग थे उनको शिक्षित करने का काम उन्होंने उठाया और उनको शिक्षित करना शुरू कर दिया। जो भी भारत के लोग थे उनको नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी वैज्ञानिक तर्क था, जो भी वैज्ञानिक विधि थी, दृष्टिकोण था, उसको उन्होंने बताया। इससे उनका जो भारत का जो लोग थे उनका जो आर्थिक स्थिति था काफी ज्यादा प्रभावित होने लगा और उनका लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा बढ़ गया, एक अच्छा जीवन वे लोग जीने लगे। कहीं ना कहीं जो सबसे पहले प्रभावित होने वाली चीज था वो था उद्योग, यानी कि आधुनिकीकरण। भारत में जब आधुनिकीकरण आया तो वो साथ में क्या लाया, उद्योग लाया। यानी कि भारत में आधुनिकीकरण के पदार्पण के साथ जो सबसे पहला पदार्पण हुआ वो उद्योग का हुआ, और साथ ही साथ इससे एक भारत के लोगों में नई क्रांति आई और भारत के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे, भारत के लोग साक्षर होने लगे इसको लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ये भारत का आधुनिकीकरण। अगला जो है 5वां वो है भारत के आधुनिकीकरण में बाधक तत्व। हम सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत जो है आज भी एक विकासशील देश में गिना जा रहा है। बहुत सारे देश अमेरिका, चाइना, जापान ये क्या विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्री में गिने जाते हैं, लेकिन हमारा देश जो इतना जनसंख्या के साथ इतने युवाओं के साथ भरा पड़ा है लेकिन आज भी वो एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, बहुत सारे बाधक तत्व है, बहुत सारे हर्डल्स है जो भारत को आगे बढ़ने में क्या कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स तो यह है आवश्यक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अभाव, यानी कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। परंतु बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा फ्रेंड्स कि भारत में आज भी जो निःशुल्क शिक्षा बनाई गई है हमारे संविधान में, जिसमें कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का अर्थात क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो भी शिक्षा दीक्षा होगा वो निःशुल्क होगा और अनिवार्य होगा।
लेकिन आज भी हमारे देश में यह सर्वसुलभ नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इससे पिछड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक बाधक तत्व हो सकता है। बात करते हैं अगला, तो वह है विज्ञान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा का निम्न स्तर। यानी कि भारत में, हम सभी जानते हैं भारत में जो टेक्नोलॉजी है वो आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए, जिस हिसाब से उसका प्रयोग होना चाहिए, वो आज भी नहीं हो पाया है। अर्थात जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसका हम लोग सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो दूसरे देशों की तुलना में हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी आप देख सकते हैं चाइना में 5G लॉन्च हो चुका है सॉरी दोस्तों, लेकिन हम लोग आज भी 4G में जी रहे हैं। हालांकि यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन चाइना जापान अगर देखा जाए बहुत पहले ही 4G को लॉन्च कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रबंध शिक्षा है वो आज भी क्या निम्न स्तर का है, आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तीसरा है फ्रेंड्स आर्थिक विपन्नता। आर्थिक विपन्नता करने का मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर, पैसे की तंगी, है ना, रुपए की कमी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपन्नता। आर्थिक का मतलब हो गया पैसा और विपन्नता का मतलब हो गया कमी। फ्रेंड्स हम सभी जान रहे हैं कि भारत में जो टेक्नोलॉजी आई है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर रही है। खासकर अगर किसान की बात करें तो जो भी किसान है हमारे देश को, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जो नए नए उपकरण आए, इन्होंने टेक्नोलॉजी आए हैं, मशीनरीज आई हैं, उसको लेकर वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, आकर्षित भी हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं धन अभाव के कारण वो उस उपकरण का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी उपकरण है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है। इस वजह से वो उसका प्रयोग अपने खेती में नहीं कर पा रहे हैं, धन अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनकी कमर भी कहीं ना कहीं टूट गई है। तो ये भी एक बाधक तत्व है, आर्थिक विपन्नता। चौथा है फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधनों की कमी। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, उसको दो चीजों पर डिपेंड होना पड़ता है, यानी कि दो मूलभूत आवश्यकता है। पहला तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। फ्रेंड्स इन दोनों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा अगर बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन की, तो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या हो गई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत ही कम है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो लिमिटेड मात्रा में है ना, इसको हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। और ये फ्रेंड्स एक दिन, 2 दिन या 10 साल 20 साल में नहीं बनता, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड मात्रा में होने के कारण और खपत ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं हम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये संसाधनों की कमी जो है ये भी क्या कर रहा है, तो एक प्रकार का बाधक तत्व है। आगे बात कर लेते हैं मानव संसाधन का निम्न स्तर। फ्रेंड्स मानव संसाधन यानी मैंने अभी बताया कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता, उसमें हमारा एक मानवीय संसाधन भी है। मानवीय संसाधन कहने का मतलब कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में वहाँ का जो युवा है, वहाँ के जो लोग हैं, वही उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, आप सभी जानते हैं हमारे देश में एक से बढ़ के एक लोग हुए हैं। आज भी बहुत सारे जो भी रिसर्चर है, जो भी वैज्ञानिक है, वो भारत से ही है। परंतु बहुत ही दुख की बात है फ्रेंड, जो भी अच्छे प्रतिभावान वैज्ञानिक हुए, जो लोग हुए, वो कहीं ना कहीं संसाधन की कमी के कारण अपने देश में काम नहीं कर पाए और वो पलायन करके दूसरे देश में। आज भी फ्रेंड्स अमेरिका में 60 से 70% जो वैज्ञानिक है वो भारत के ही है। आखिर वो क्यों गए, तो कहीं ना कहीं भारत में उनको वो व्यवस्था, उनको वो चीज नहीं दी गई जो उनको चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए। इस वजह से वो अपने देश को पलायन कर गए और दूसरे देश में जाके वो उस काम को कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है मानव संसाधन। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जनसंख्या विस्फोट। बहुत ही बड़ा इशू है फ्रेंड्स आज के डेट में, जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारे देश की बढ़ रही है, आने वाले 1-2 साल में हम लोग चाइना को भी पीछे करने वाले हैं और इस मामले हम लोग 1 नंबर पे आने वाले हैं। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट है, ये भी हमारे आधुनिकीकरण में क्या है, बहुत ही बड़ा बाधक तत्व है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शिक्षा का गुणवत्ता और उनके सवाल। फ्रेंड्स शिक्षा की गुणवत्ता, आप सभी जान रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है। केवल बच्चे को एजुकेशन दे देना, शिक्षित कर देना ही शिक्षा नहीं कहलाता है, उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए। कोई भी शिक्षा देने से पहले शिक्षा के उद्देश्यों को समझना जरूरी है। आखिर शिक्षा क्यों दी जाए, किस तरफ दी जाए, आखिर बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी होगा शिक्षा का वो गिर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात कर लेते हैं इसकी गुणवत्ता के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भारत में जो भी शिक्षा दीक्षा की जा रही है उसमें आज भी जैसे हमारे देश की जनसंख्या अभी 1.35 बिलियन है।
अर्थात इसमें से 7.1 करोड़ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आज भी निजी ट्यूशन पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। तो जो शिक्षक छात्र का जो अनुपात होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। या तो एक कक्षा में जैसे बताया जाता है कि एक कक्षा में 40 स्टूडेंट एक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एक शिक्षक पे 100, 150, 200 बच्चों को बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। जो शिक्षक होता है वो सारे बच्चों को कवर नहीं कर पाता है, सारे बच्चों को मॉनिटर नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है उनका जो क्वालिटी होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी देखना जरूरी है। इसके अलावा जो भी कक्षा है वो बहुकक्षीय हो जा रहा है। एक ही कक्षा में, एक ही भवन में, एक ही रूम में 2-3 क्लासेस चलाना पड़ रहा है। तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो शिक्षक है उनको अन्य कार्यों में भी लगा दिया जाता है। शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो पढ़ाना होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी है वो बहुत गजब तरह की व्यवस्था बनी है कि एक शिक्षक को पॉलिटिक्स में डाल दिया जाता है, उनको मतगणना के लिए भेज दिया जाता है, उनको जनगणना के लिए भेज दिया जाता है, उनको पशुगणना के लिए भेज दिया जाता है। बाढ़ आ गया तो बाढ़ में डाटा मेंटेन करने के लिए भेज दिया जाता है। अभी फ्रेंड्स कोरोना चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में शिक्षक को ही लगा दिया गया है उनका डाटा मेंटेन करने के लिए, किसको इंजेक्शन पड़ा, किसको इंजेक्शन नहीं पड़ा, वैक्सीन नहीं पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो जो शिक्षक है उनको उनके कार्यों से क्या किया जा रहा है, तो दूर किया जा रहा है। इससे भी क्या होता है, जो शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो प्रभावित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हमारा जो यूनिट है आगे भी चलेगा, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 आपको लेक्चर मिलेंगे, और 2-3 लेक्चर के साथ ही हमारा ये जो S1 है इसका यूनिट 2 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माँ DLED ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हैं तो ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रयास करूंगा फ्रेंड्स की वीडियो ज्यादा से ज्यादा डालूं, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भराएगा और हम लोग का एग्जाम विदिन 2 मंथ्स हमको उम्मीद है ये आपका ले लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।